नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की। धन सिंह रावत ने खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही धन सिंह रावत ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा भी की। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव आवास और कर्मचारियों के आवास के साथ ही लड़कियों के छात्रावास के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को सरकार के पास इन सभी कार्यों को लेकर जल्द प्रस्ताव भेजने चाहिए। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि देश दुनिया में भारत के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। अब संस्कृत के छात्र भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। खंड विश्वविद्यालय जो खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं, इस बार भी 3 दिन की प्रतियोगिता हो रही है और 22 से ज़्यादा महाविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। हम हर विश्वविद्यालय में और मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम भी कराते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता भी कराते हैं और जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि खेलो इंडिया में बच्चों को भाग लेना चाहिए, पहली बार हम ये कर रहे हैं कि संस्कृत के बच्चे भी खेलो इंडिया में भाग ले सकते हैं। और चाहे ओलंपिक खेल हों, चाहे राज्यों के हों, चाहे देश के हों, चाहे दुनिया के हों, अब भारत का डंका जो है खेलों में भी बज रहा है। इधर कांग्रेस संगठन ने भारत जोड़ो यात्रा के द्वितीय चरण की शुरुआत की घोषणा उत्तराखंड से की थी और जिसके तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नवंबर माह में उत्तराखंड आमंत्रित किया जाना था, लेकिन कांग्रेस अपने उस पूर्व घोषित कार्यक्रम को आयोजित ही नहीं कर पाई और ऐसे में अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। उनके अनुसार चुनावी व्यस्तता के चलते ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा पाया। नहीं, हमने कोई घोषणा नहीं की थी। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ करने की बात थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से द्वितीय चरण अभी प्रारंभ नहीं हो पा रहा है और जब भी प्रारंभ होगा निश्चित रूप से राहुल जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी उत्तराखंड का दौरा करेंगी और भारत जोड़ो यात्रा का वो पार्ट बनेगा। वो जिस हिस्से भी उत्तराखंड के जिस हिस्से से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी उसमें निश्चित रूप से राहुल जी भी और प्रियंका जी भी आएंगे। इधर कांग्रेस विधायकों ने घोषणा की है कि वो टनल रेस्क्यू में अच्छा काम करने वाले रेट माइनर को सम्मानित करेगी और विधायक 1 महीने की तनख्वाह देगी। वहीं बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि टनल रेस्क्यू की तमाम कोशिश पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं की चेतना अब जागी है। उनके अनुसार प्रदेश की धामी सरकार पहले ही उनके लिए सहायता राशि घोषित कर चुकी है। मुझे लगता है कांग्रेस की चेतना अब जगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरा संगठन और भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, 24 घंटे वहां पर रेस्क्यू कार्य में लगे रहे और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार वहां पर डटे रहे। उनके प्रयासों से और जो वहां पर एजेंसियां काम कर रही थी उनके बदौलत आज 41 श्रमिक को नया जीवन मिला है और हमारी सरकार के द्वारा पहले ही रेट माइनर्स को 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है और अन्य स्तर से भी उनको देने की बात कही गई है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर अग्रसर होने पर भाजपाइयों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, गांधी कॉलोनी ट्रांजिट कैंप में आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को जनता ने महत्व दिया है। वहां 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और इन चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि जनता भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2024 में उत्तराखंड में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर केंद्र में 400 से अधिक सीट लाकर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग ने कहा कि इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। धारा 3
370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण होने से देश में मोदी जी पर विश्वास बढ़ गया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि मोदी जी देश के नहीं बल्कि विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बनाया है, जिसका नतीजा आज 3 राज्यों में बहुमत हासिल कर भाजपा की सरकार करेगी। मोदी जी की गारंटी कहूंगा मैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी यात्रा भी निकाली है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी ने कहा कि एक एक की गारंटी मैं लेता हूं, एक गरीब किसान की गारंटी मैं लेता हूं, एक बेरोजगार नौजवान की गारंटी मैं ले रहा हूं, एक एक हमारे देशवासियों की गारंटी मोदी जी ने लेने का काम किया और उसका असर है कि आज हमारे 3 बड़े राज्यों के अंदर, हमारे राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ही बहुमत के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 का भी एक दृश्य आप देख रहे हैं कि लोगों ने मान लिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। जिस प्रकार से लोगों के आंकड़े फेल हो गए, टीवी चैनलों के आंकड़े फेल हो गए और उन सब आंकड़ों को फेल करते हुए जनता ने मोदी जी को कमल के फूल पर, मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई है और उससे लगता है। इधर शासन द्वारा निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिलाधिकारियों को निकायों में प्रशासक का जिम्मा सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि नगर पालिका पौड़ी में उप जिलाधिकारी सदर प्रशासक के रूप में कार्य करेगी और जबकि नगर निगम कोटद्वार में प्रशासक का कार्य वो स्वयं देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही जनपद के सभी निकायों में तैनात प्रशासकों की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद निकायों में व्याप्त समस्याओं का तत्कालीन व दीर्घकालीन समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चौहान ने यह भी कहा कि नगर पालिका पौड़ी में उप जिलाधिकारी को प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि नगर निगम कोटद्वार में वो स्वयं प्रशासक के रूप में कार्यभार देखेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पौड़ी में बंदरों की समस्या के अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने, गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नगर पालिका पौड़ी में कूड़ा निस्तारण की समस्याओं को देखते हुए ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए भूमि की व्यवस्था की जाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को ठीक करने तथा जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी निकायों में बेहतर तरीके से विकास कार्य हो व बुनियादी सुविधाएं ठीक तरीके से जुटाई जा सके, इसके लिए जल्द ही सभी निकायों में तैनात प्रशासकों की पौड़ी में बैठक बुलाई जाएगी। नगर पालिका के जो चार्जेस हैं वो एसडीएम्स और स्पेशली पौड़ी नगर पालिका का चार्ज एसडीएम के पास में और जो नगर निगम है उनका जिलाधिकारी को उसके लिए प्राधिकृत किया गया। तो हमारी मुख्य जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रे एनिमल्स पे जो कंट्रोल किया जाना है, मंकी मेनस है, थर्ड स्ट्रीट लाइट्स हैं उन एरियाज़ में जो कि वल्नरेबल पॉकेट्स है या जहाँ आपका लेपर्ड का मूवमेंट रहता है, तो उन सारे एरियाज़ को हम लोग देखेंगे। प्लस आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरीके से कम किया जाना है, या पौड़ी की अगर हम बात करें तो जो हमारी डीपीआर है जिसमें हमें जल्दी से जल्दी जो डंपिंग जोन का लेगेसी वेस्ट भी हटाना है और प्रॉपर तरीके से उसका वो किया जाना है निस्तारण, तो उसके संबंध में डीपीआर को जल्दी अप्रूव करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इधर राजधानी देहरादून से अप डाउन करने वाली 8 ट्रेन अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेगी। आपको बता दें कि रेलवे में ट्रैक पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ये निर्णय लिया गया है। साथ ही ट्रेनों के निस्तारण की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। ऐसे में ट्रेनों के संचालन बंद होने से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी देते हुए स्टेशन सुपरिटेंडेंट विपुल नौटियाल ने बताया कि आगामी 3 माह तक ट्रेनों का संचालन, ट्रेनों की पटरियों के कार्य व आगामी दिनों में कोहरे के चलते संचालन बंद किया जा रहा है। यह आदेश आगामी 3 माह तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जिन 8 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है, इनमें से कई ऐसी ट्रेन हैं जो बीच-बीच में संचालित होती रहेंगी ताकि यात्रियों को कोई भी असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। अलग डायरेक्शंस की, जैसे कई आपके लखनऊ साइड की है, कई आपके दिल्ली इंदौर साइड की है, ये अलग ट्रेन के अलग अलग ड्यूरेशन है इनका। और इसका मेन कारण इसका ये है, देखिए पहला तो फॉग के टाइम में हर साल रहता है ऐसा, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं तो पैसेंजर को इनकन्वीनियंस रहती है, तो इसलिए करते हैं इनको कैंसिल करके शॉर्ट ट्रैक चलाते हैं कई जगह पे, ताकि पैसेंजर को सुविधा रहे। और आपके सेकंड रीज़न रहता है, जैसे कोई मेजर काम होते हैं वो लोग इस टाइम पे कवर करते हैं, इस टाइम में ट्रेन कैंसिल रहती हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मथुरा में हो रहा है हमारा, तो उस चक्कर में भी ट्रेन कुछ कैंसिल कर रहे हैं।
तो वहीं इधर इस साल मई में आरबीआई ने प्रेस रिलीज में घोषणा की थी कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा और जिसके बाद से बैंकों और डाकघरों में लोगों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई थी और आलम यह हो गया कि अभी भी कई लोग 2000 का नोट लेकर डाकघरों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी राजधानी देहरादून के मुख्य डाकघर में 2000 के नोट जमा करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दर्जनों लोग प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में 2000 के नोट जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी देते हुए सीनियर पोस्ट मास्टर टीएस गुसाई ने कहा कि कई लोग 2000 के नोट जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। करीब 20 से 30 लोग जो प्रतिदिन डाकघर पहुंचकर 2000 के नोट जमा करवा रहे हैं। इधर देर रात देवप्रयाग क्षेत्र में खाई में एक ट्रक ट्रॉला गिर गया। दिनांक 3 दिसंबर 2023 को जिला नियंत्रण कक्ष टिहरी द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि देवप्रयाग से 6-7 किलोमीटर आगे श्रीनगर की ओर एक ट्रक ट्रॉला अनियंत्रित होने से गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसआई जगमोहन सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम में आवश्यक उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। उक्त वाहन श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर आ रहा था और जिसमें वाहन चालक ही मौजूद था। एसडीआरएफ टीम द्वारा देर रात्रि तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया तथा रोप स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। घायल 24 वर्षीय दीपचंद उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के थाना जहांगीरगंज का रहने वाला है। इधर डोईवाला क्षेत्र के ग्राम बुल्लावाला में अलग अलग मंदिरों में चोरी करने का मामला सामने आया था। चोरी करके फरार आरोपी को डोईवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई नकदी और चांदी का मुकुट बरामद किया है। आपको ये भी बता दें कि ये आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल की काफी बार हवा खा चुका है। हरिद्वार वन प्रभाग ने वनों की सघनता बढ़ाने के लिए जापान की मियावाकी तकनीकी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हरिद्वार में बने नगर वन में मियावाकी पद्धति से 1 हेक्टेयर का जंगल तैयार किया गया है और आगे भी इस पद्धति का इस्तेमाल किए जाने की अधिकारियों की योजना है। आपको बता दें कि हरिद्वार में चारों तरफ कंक्रीटों के जंगल यानी कि आबादी क्षेत्र विकसित हो रही है और जिसके चलते प्राकृतिक जंगलों का क्षेत्रफल घट रहा है। ऐसे में हरिद्वार वन विभाग द्वारा मियावाकी तकनीक से बनाया गया 1 हेक्टेयर का जंगल प्रकृति और पर्यावरण के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। मियावाकी जापान की एक प्रसिद्ध वनीकरण पद्धति है और जिसमें कम क्षेत्रफल में ज्यादा घनत्व के साथ पेड़ उगाए जाते हैं, जिससे आगे चलकर कम एरिया में एक घना जंगल विकसित किया जाता है। हरिद्वार सिटी फॉरेस्ट के मियावाकी में वन में 16,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और ये सभी पौधे पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर लोग आते रहते हैं रोज़ ही और हम भी आते रहते हैं यहाँ पर टहलने के लिए और ये जापानी तकनीक से इसको बनाया गया है, घना जंगल बनाया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पे बहुत उससे हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की तकनीक है जो यहाँ पर हमारी हरिनगरी में कभी पहले यूज़ नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसीलिए लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पर आते रहते हैं टहलने। इधर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा संचालित मसूरी के एकमात्र डिग्री कॉलेज म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पिछले कई लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई थी और जिस कारण मसूरी के आसपास के छात्रों के साथ ही दूर दराज के छात्र छात्राओं को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पलायन करना पड़ता था। आज नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के प्रयासों से कॉलेज में 10 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पालिका अध्यक्ष ने यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एक बड़ी सौगात दी है और अब इस कॉलेज में सभी विषयों के शिक्षक मौजूद हैं। अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रहता था कि हमने नियमानुसार सब चीज़ें करी बिना इंटरेस्ट को सोचे, कॉलेज हित को देखते हुए हमने कार्य किया, तभी हम इसमें सफल हुए। एमपीजी कॉलेज की जो एक गरिमा पूर्व में रही है, हमने देखा है कि कई इसमें एलुमनाई में आज मंत्री हैं, कोई विधायक हैं और अच्छे अच्छे लोग, कोई डॉक्टर हैं, कोई बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। आप यहाँ की एलुमनाई कभी देखेंगे तो
अब मुझे पूरी उम्मीद है जो खोई हुई गरिमा थी, जो मैंने पहले वादा किया था, वो वादा वापस मैंने पूरा किया है और जो खोई हुई गरिमा थी वो वापस इस कॉलेज को मिलेगी। और अब केवल दूर दराज के बच्चे ही नहीं, जो शहर के बच्चे हैं जिनको प्लान करना पड़ता था एजुकेशन के लिए, शहर से बाहर जाना पड़ता था, उन्हें अपने शहर में ही प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। और मैं इस चीज़ से मैं आज बहुत खुश भी हूँ कि आज ये काम मेरे हाथों से हुआ है, मेरे प्रयासों से ये हुआ है, सब लोगों के प्रयासों से। तो सभी यहाँ बच्चे हैं, इनको मैं बहुत बहुत, क्योंकि जो इतने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सबकी जो टर्म है वो 25 से 30 साल एवरेज सबकी जॉब रहेगी। तो अगले 20 से 25 साल के लिए यहाँ पे काफ़ी राहत इस कॉलेज को मिलेगी। और जो सीटें बची हैं वो भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो वो भी हम बढ़ने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसे में उत्तराखंड के पौड़ी शहर में अब भगवान शिव की सबसे ऊंची त्रिशूल को स्थापित किया जा रहा है। इस त्रिशूल की लंबाई 72 फीट होगी, जो कि एक पार्क में स्थापित होगा। इस पार्क को त्रिशूल पार्क नाम दिया गया है, जो सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक होगा। त्रिशूल पार्क का भूमि पूजन पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी, डीएम पौड़ी आशीष चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने किया। दरअसल त्रिशूल पार्क को धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित करने के पीछे पौड़ी से देखने वाली केदारनाथ पर्वत और हिमालय की लंबी श्रृंखला भी है, जबकि पौड़ी में किंकलालेश्वर महादेव मंदिर का शहर में होना भी है, और जिसकी पौराणिक मान्यता ये है कि यमराज ने यहाँ कंकाल रूप में भगवान शिव की आराधना की थी और शिव दर्शन के बाद में वो कंकाल रूप से मुक्त हुए थे। डीएम पौड़ी ने बताया कि त्रिशूल पार्क को शहर के बीचों बीच बनाया जाएगा और जिससे पार्क की देखरेख भी की जा सके। क्योंकि पौड़ी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ से हमारी सारी चोटियाँ दिखती है और उसमें भगवान केदारनाथ जी की चोटी भी हमें यहाँ से दृश्यमान होती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने पौड़ी की सांस्कृतिक धरोहर और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए ट्राइडेंट पार्क यहाँ पे प्रपोज किया था और ये आज उसका भूमि पूजन का कार्य किया गया और शीघ्र ही हमारे शहर में एक नया आकर्षण या नया एक पॉइंट मिलने जा रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, देवी देवताओं में आस्था रखते हैं और शंकर जी हमारे उत्तराखंड के देवता माने जाते हैं, पहाड़ के देवता माने जाते हैं। तो उनके साथ जो त्रिशूल एक शक्ति का प्रतीक है उसको यहाँ पर स्थापित किया जाना है और उसके लिए ये जगह जो है सरकार द्वारा और हमारे राजस्व विभाग द्वारा तय की गई है और यहाँ पर आज उसका जो है भूमि पूजन हुआ है। दून वासियों को भारत सीरीज का नंबर 1 काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि यहां अब तक 542 गाड़ियों में भारत सीरीज की नंबर प्लेट लग चुकी है और इस साल अब तक देहरादून में 300 से अधिक गाड़ियों में BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। नई गाड़ियों के साथ ही पुरानी गाड़ियों में भी ये नंबर लगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और ट्रांसफर के बाद पुनः पंजीकरण की समस्या से बचने के लिए भारत यानी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा सकती है और इस सीरीज की नंबर प्लेट दून के लोगों को खूब रास आ रही है। अपनी पुरानी कार में भी वाहन स्वामी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। पहले सिर्फ नए वाहनों के स्वामी ही इस नंबर को ले सकते थे, लेकिन जब BH सीरीज के प्रयोग को व्यापक बनाने के तहत पुराने वाहनों के लिए यह सुविधा शुरू की गई तो दून के वाहन स्वामी भी इसका लाभ लेने में पीछे नहीं रहे। इधर कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना सहसपुर को सूचना प्राप्त हुई कि चौकी धर्मावाला थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 टायरा डंपर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है और जिस पर तत्काल उच्च अधिकारी गणों को अवगत कराते हुए घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के बाद एसएसपी देहरादून ने तत्काल सहसपुर पुलिस और एसओजी देहात की अलग-अलग टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और गठित पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए एक एडवांस टीम को अज्ञात चोरों के संभावित रास्तों पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों से 6 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त अकरम को चोरी किए गए डंपर के साथ गिरफ्तार कर लिया।
इधर कोतवाली पटेल नगर में आकर एक महिला ने ये शिकायत पत्र दिया था कि वो तहसील चौक से शिमला बाईपास की तरफ जा रही थी कि तभी लालपुर के पास एक बाइक सवार व्यक्ति उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। घटना के बाद कोतवाली पटेल नगर में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त वसीम को निरंजनपुर मंडी के पीछे खाली ग्राउंड से लूटे गए मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।